Good morning, students. Today we are going to start our new paper that is named Business Studies. And in the Business Studies, as it is clear from its name, that we study about the various aspects of the businesses. Okay. So when we need to study about the businesses, it is very important to understand first what is the business. Okay. First of all, we will start our chapter 1 in the business studies, that is nature and purpose of the business. Nature and purpose of the business. So first of all, to understand the business, we can see that business is made of two words, busy and plus नेस. बिजनेस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बिजी और नेस, और इसका मीनिंग होगा बीइंग बिजी. ओके. तो बिजनेस का जो शाब्दिक अर्थ है, वर्ड बाय वर्ड यदि हम मीनिंग देखें बिजनेस का, तो बिजनेस का मीनिंग होता है बीइंग बिजी. लेकिन अब ये आप बताइए कि लोग बिजी कहाँ रहते हैं, वेयर द पर्सन्स आर बिजी. द पीपल आर बिजी इन वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज. ओके. तो लोग बिजी कब रहते हैं, जब वो तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं. श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता है. ठीक है ना. एक पल के लिए भी कोई भी व्यक्ति बिना कोई कर्म किए, कोई काम किए नहीं रह सकता है. तो ह्यूमन बीइंग जो है डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, तरह तरह के काम वो करता है. और ये काम वो करता क्यों है, इसके पीछे रीज़न होता है ह्यूमन नीड्स एंड वांट. तो कोई भी एक्टिविटी करने का मोटिवेशन क्या है, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स. ठीक है ना. तो ह्यूमन नीड और वांट जो है, ये लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, एक्टिविटीज़ करने के लिए प्रेरित करती हैं. और ह्यूमन की नीड और वांट क्या होती है, ह्यूमन को तरह तरह के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए. ठीक है ना. तरह तरह की चीज़ें हम यूज करते हैं, बहुत सारी हमें सर्विसेज चाहिए होती हैं. प्रोडक्ट को गुड्स भी लिख सकते हैं. तो ह्यूमन नीड और वांट को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट टाइप के गुड्स और सर्विसेज की आवश्यकता होती है ह्यूमन बीइंग को. और इन प्रोडक्ट या गुड्स और सर्विसेज के नीड को पूरा करने के लिए ह्यूमन बीइंग डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं. ठीक है ना. और इन एक्टिविटीज़ में वो बिजी रहते हैं. अब यदि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में हम देखें, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में आपने क्लास 9-10th में पढ़ा होगा सोशल साइंस में, कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ बेसिकली दो तरीके की होती हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू डिफरेंट ग्रुप. फर्स्ट वन इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. And second one is the economic activities. ठीक है ना. अब इसे थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे. तो पहले यदि आप अपने डेली रूटीन को देखें, तो आप सवेरे सो के उठने के बाद क्या क्या करते हो, इसे एक बार आप सोचो.
आप सो के उठने के बाद फ्रेश होते हो, ब्रश करते हो, इसके बाद आप बाथ लेते हो, नहाते हो, इसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हो, फिर आप स्कूल चले जाते होगे। स्कूल में पढ़ाई करके जब आप लौटते हो, लंच आप स्कूल में ही करते हो। इवनिंग में आप फिर से इवनिंग ब्रेकफास्ट लेते हो, थोड़ा खेलते कूदते हो, ठीक है ना, स्पोर्ट्स में आप लोग इन्वॉल्व होते हो, अपना होमवर्क करते हो, और इसके बाद नाइट में डिनर करके आप लास्ट में थोड़ा इंटरटेनमेंट करते होगे, टेलीविज़न देखते होगे या मोबाइल देखते होगे, एंड एट लास्ट यू गो टू स्लीप। ये आपकी एक सामान्य दिनचर्या, एक स्टूडेंट की सामान्य दिनचर्या यही होती है ना। तो यदि आप अपने डेली रूटीन को देखेंगे तो इसमें आप तरह तरह के गुड्स और सर्विसेज को यूज करते हो कि नहीं करते हो। मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हो, उसके बाद जब आप ब्रश करने जाते हो, आप टूथब्रश यूज करते हो, दैट इज़ अ प्रोडक्ट, दैट इज़ अ गुड। आप मंजन यूज करते हो, टूथपेस्ट यूज करते हो, नहाने जाते हो तो आप बाथ सोप यूज करते हो, ठीक है ना। ब्रेकफास्ट में आप तरह तरह के फूड प्रोडक्ट जैसे ब्रेड, बटर या फिर चपाती, सब्जी, ये सारी वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें आप यूज करते हो। स्कूल आप आते हो तो आप स्टेशनरी यूज करते हो, ये भी स्टेशनरी भी एक तरीके का प्रोडक्ट हुआ। स्कूल से लौटने के बाद जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आप तरीके के गेम्स, स्पोर्ट्स आइटम यूज करते हो। गेम खेलने के लिए तरह तरह के स्पोर्ट्स आइटम यूज करते हो, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल या फिर बैडमिंटन जैसे बहुत सारे आइटम्स आपको ज़रूरत पड़ती है खेल कूद के लिए। इसके बाद नाइट में जब आप टेलीविज़न देखते हो तो टेलीविज़न इज आल्सो अ प्रोडक्ट विच यू यूज फॉर द इंटरटेनमेंट पर्पज, ठीक है ना। तो डे टू डे लाइफ में भी हम लोगों को तरह तरह के प्रोडक्ट या गुड्स की आवश्यकता पड़ती है। अब बात आती है सर्विसेज की। सर्विसेज क्या हैं? ऐसे आइटम्स जो हमारे लिए यूजफुल हैं और उन्हें हम परचेज करते हैं, लेकिन ये आइटम ऐसे हैं कि इसे हम फिजिकली फील नहीं कर सकते, फिजिकली देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसे हम यूटिलाइज करते हैं। दीज आर कॉल्ड सर्विसेज। जैसे ये फैन चल रहा है, फैन चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी को ना आप पकड़ सकते हो, ना छू सकते हो, ना देख सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी यदि नहीं हो तो आपका फैन नहीं चलेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई? एक सर्विस हुई, ठीक है ना। इसी तरीके से आप मोबाइल फ़ोन यूज करते हो। मोबाइल फ़ोन यूज करने में आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है, और इंटरनेट को भी आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसे आप यूटिलाइज करते हो अपने मोबाइल को चलाने के लिए। तो दैट इज़ अ सर्विस। तो अपने डे टू डे लाइफ में ह्यूमन बीइंग डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करता है, और इन सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए उसे मनी की नीड होती है, ठीक है ना। और ये मनी कैसे आता है? मनी आता है इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के माध्यम से, ठीक है। और बहुत सारे काम हम ऐसे भी करते हैं जिसमें हम मनी गेन नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपने साइकोलॉजिकल रीजन, अपने सेंटिमेंट, अपने समझ लीजिए कि मनोभावों के बारे में, अपने मनोस्थिति को संतुष्ट करने के लिए, अपनी आत्मा को तुष्ट करने के लिए बहुत सारे काम हम करते हैं। तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है ना। तो अब यदि आप अपने पापा के डेली रूटीन को देखो तो पापा भी सवेरे की रूटीन सेम आप जैसी होती है, वो भी फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, बाथ लेते हैं। इसके बाद वो कहाँ जाते हैं? या तो ऑफिस चले जाते हैं या फिर दुकान पे चले जाते हैं, ठीक है ना। और ऑफिस या शॉप पे जाने का उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न मनी, पैसे कमाना। और पैसे क्यों कमाना है? क्योंकि फैमिली को जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज चाहिए
उन्हें वो मनी के माध्यम से ही एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पापा के डेली रूटीन में वो तैयार होने के बाद शॉप या ऑफिस में जाते हैं और इसके बाद वो इवनिंग में आते हैं, और इवनिंग में आने के बाद उनकी रूटीन आप लोगों से मिलती ही जुलती रहती है। वो भी अपने ऑफिस का बचा हुआ काम करते होंगे, शॉप का जो भी हिसाब किताब है वो करते होंगे, और उसके बाद थोड़ी देर इंटरटेनमेंट वगैरह करने के बाद डिनर लेने के बाद वो भी सो जाते होंगे। तो ये एक डेली रूटीन आपके पापा की हुई। तो आपके रूटीन और पापा की रूटीन में बेसिकली अंतर क्या है? आप जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हो उन एक्टिविटीज़ का सामान्य तौर पे अर्निंग से कोई संबंध नहीं है। वो सारी एक्टिविटीज़ आप करते हो अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए। ठीक है ना? तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ जिनको करने के पीछे मनी अर्निंग का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है ना? वो सारी एक्टिविटीज़ जिनको करने के पीछे अर्निंग का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है ना? इसके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के पीछे मेन मोटिव होता है अपने साइकोलॉजिकल जो सिचुएशन है उसे सेटिस्फाई करना, अपने सेंटिमेंट को सेटिस्फाई करना और अपनी इच्छाओं को अपने हिसाब से पूरा करने के लिए ये सारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर डायरेक्टली रिलेट टू द अर्निंग। मनी अर्निंग करने के लिए, धन को कमाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, इन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है ना? जैसे मैंने आपके पापा के डेली रूटीन के बारे में बताया कि वो तैयार होने के बाद शॉप पे जाते हैं या ऑफिस जाते हैं। ठीक है ना? तो उनके शॉप पे जाने का या ऑफिस में जाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न मनी। ठीक है ना? तो ऑफिस जाना या शॉप पे जाना, दैट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज दैट एक्टिविटीज आर डन फॉर अर्निंग मनी। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्लियर है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर डन फॉर द पर्पज ऑफ साइकोलॉजिकल रीजन्स, नॉट फॉर अर्निंग मनी। And economic activities are those activities which are specially done for the purpose of earning money. मनी को अर्न करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में रखते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं इनको 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। मनी अर्न करने के लिए व्यक्ति 3 तरीके के काम कर सकता है। क्या क्या काम कर सकता है? फर्स्ट वन इज बिजनेस, सेकंड वन प्रोफेशन, एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। मनी अर्न करने के लिए कोई भी व्यक्ति मेनली जो भी एक्टिविटीज करता है वो इन 3 कैटेगरीज में से किसी एक में आती हैं। तो सबसे पहले बिजनेस के बारे में देखते हैं। व्हाट इज बिजनेस? अभी मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ इस चैप्टर के बारे में। इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम आगे भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बिजनेस के बारे में, और हमारा मेन फोकस बिजनेस पे ही रहेगा क्योंकि वी आर स्टडिंग अबाउट द बिजनेस। आवर सब्जेक्ट इज बिजनेस स्टडीज। तो हमारा जितना भी फोकस रहेगा, बाकी चीज़ें हम साथ साथ में देखते हुए चलेंगे। हमारा मेन फोकस बिजनेस पे रहेगा। ठीक है ना? तो बिजनेस क्या होता है? आमतौर पे आप लोग बाज़ार में तमाम दुकानें देखते हैं, तमाम शॉप्स देखते हैं,
जहाँ पे चीज़ें खरीदी या बेची जाती हैं। और आप कहते हैं कि भाई वो बिजनेस है, ठीक है ना। तो बिजनेस को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो बिजनेस आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ही एक पार्ट है। तो बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल्स ऑफ व्हाट, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन, परचेज और सेल से रिलेटेड हो। किसी प्रोडक्ट यानी गुड्स या फिर सर्विस का भी प्रोडक्शन, परचेज और सेल होगा तो वो बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। यदि गुड्स का भी प्रोडक्शन, परचेज और सेल्स होता है तो वो भी बिजनेस की कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है ना। तो बिजनेस आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर डन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, परचेज और सेल्स, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंड वन इज प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन इज बेसिकली a service which is provided by a person to the other person and it required some technical skill and knowledge। जब कोई व्यक्ति अपने टेक्निकल स्किल और नॉलेज को यूज करके उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पे कोई सर्विस प्रोवाइड करता है दूसरे व्यक्ति को, तो दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, डॉक्टर यदि क्लिनिक अपना खोले हुए है और क्लिनिक में वो मरीजों को देखता है, तो जब मरीजों को वो क्लिनिक में देख रहा है तो यहाँ पे किसी तरीके का गुड्स का परचेज या सेल या फिर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे वो अपने स्किल को यूज कर रहा है, अपनी नॉलेज को यूज कर रहा है और उस नॉलेज के बेसिस पे वो अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द प्रोफेशन, ठीक है ना। इसे हम प्रोफेशन कहेंगे जब किसी टेक्निकल एक्सपर्टीज के माध्यम से हम कुछ सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं, दैट इज प्रोफेशन। थर्ड कैटेगरी इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब एक व्यक्ति किसी दूसरी संस्था के लिए अपनी सर्विसेज देता है, दूसरी संस्था के लिए काम करता है, तो दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर या एक प्रोफेसर यदि अपनी कोचिंग क्लास चलाता है, ठीक है ना, कोचिंग में बच्चों को पढ़ाता है, तो दैट विल बी कैटेगराइज एज प्रोफेशन। लेकिन वही टीचर यदि किसी स्कूल में जाकर अपनी सेवाएं दे रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है, स्कूल के लिए पढ़ा रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों में ही सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। प्रोडक्ट वाला जितना भी काम है और कुछ सर्विसेज भी इसमें आती हैं, ये सारे बिजनेस में आते हैं, ठीक है ना। और सर्विसेज जो है जब टेक्निकल स्किल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं, ऐसी सर्विसेज जिसमें किसी टेक्निकल स्किल की आवश्यकता होती है और उनको यूज करते हुए कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो उसे प्रोफेशन में रखा जाता है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना। ये सारे ऐसे फील्ड हैं जिनमें स्पेशल स्किल की आवश्यकता होती है और इन स्किल्स को यूज करके जब कोई व्यक्ति सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसे हम प्रोफेशन में रखते हैं। और एम्प्लॉयमेंट मीन्स वर्किंग फॉर अदर्स, वर्किंग फॉर अदर्स इन ल्यू ऑफ मनी, पैसे के लिए किसी और का काम करना, ठीक है ना। आप किसी और को अपनी सेवाएं देना, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो समझ में आया।
तो बिजनेस इज दोज एक्टिविटीज which directly relate to the production, purchase and sales of the goods and services। जब किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाए या फिर उसे परचेज किया जाए और इसे बेचने के लिए रखा जाए ताकि दूसरे व्यक्ति उसे परचेज करें, ठीक है ना, और हम सेल करें। तो ये सारी क्रियाएं जो हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिजनेस की कैटेगरी में आती हैं। जब टेक्निकल स्किल के आधार पर कुछ स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो उसे प्रोफेशन कहा जाता है। और जब कोई व्यक्ति, प्रोफेशन में एक चीज़ और है कि व्यक्ति अपना काम खुद करता है, अपनी खुद की ऑफिस से करता है। प्रोफेशन की ये खूबी होती है कि प्रोफेशन जो है, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट दोनों का ही गुण इसमें होता है। बिजनेस का गुण क्या है कि इसमें ओनरशिप प्रोफेशनल की अपनी खुद की होती है, यानी अपनी ऑफिस प्रोफेशनल खुद खोलता है और अपने ऑफिस से ही अपनी सेवाएं प्रोवाइड करता है। उसका प्रोप्राइटरशिप, उसकी ओनरशिप इस प्रोफेशन करने वाले व्यक्ति के पास ही रहती है। और चूँकि वो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, इसलिए एम्प्लॉयमेंट का भी कुछ फीचर प्रोफेशन में शामिल होता है। और एम्प्लॉयमेंट में व्यक्ति का ना तो अपना कोई ऑफिस होता है, ना कोई शॉप होती है, बल्कि वो दूसरे के ऑर्गेनाइजेशन में जाता है और वहाँ पे केवल अपनी सेवाएं देता है और उन सेवाओं के बदले में उसे सैलरी या वेजेज मिलती है, ठीक है ना। यानी दूसरों के लिए नौकरी करने का जो काम है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस करने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं बिजनेसमैन। प्रोफेशन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है प्रोफेशनल। और जो व्यक्ति दूसरों के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है या दूसरों के लिए अपना काम करता है, उसे हम कहते हैं एम्प्लॉई, ठीक है ना। तो इन तीनों में क्या अंतर है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हम देखें कि मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, इन्हें इस्टेब्लिश कैसे किया जाता है, तो बिजनेस को कोई इंटरप्रेन्योर जो होता है वो इस्टेब्लिश करता है, ठीक है ना। इंटरप्रेन्योर मतलब होता है उद्यमी। उद्यमी यानी व्यापार को शुरू करने वाला व्यक्ति, जो व्यापार को शुरू करने का काम करता है। प्रोफेशन जो है उसे चालू करने के लिए, उसे इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई ना कोई टेक्निकल स्किल हो। उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर डिग्री चाहिए होती है। जैसे यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS करना पड़ेगा, ठीक है। MBBS की डिग्री लेने के बाद जब आप कुछ वर्षों तक कहीं प्रैक्टिस कर लेते हैं किसी हॉस्पिटल में, उसके बाद आप अपना क्लिनिक खोलने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट यदि आपको बनना है तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से CA की डिग्री के लिए जो प्रोफेशनल कोर्स है CA का, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसे आपको पास आउट करना पड़ेगा। इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियरिंग का जो कोर्स है उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो प्रोफेशन करने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी कोर्स को कंप्लीट करें और उस पर्टिकुलर स्किल को आप एक्वायर करें। एम्प्लॉयमेंट का इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, जब आप किसी संस्था में जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और वहाँ पे आपको अपॉइंट करने के लिए जो अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलता है, ठीक है ना, आपको रखने के लिए आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। वो अपॉइंटमेंट लेटर साइन होते ही आपका एम्प्लॉयमेंट इस्टेब्लिश हो जाता है। दूसरी बात है नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में हम गुड्स और सर्विसेज का या तो प्रोडक्शन करते हैं या फिर उसका परचेज और सेलिंग करते हैं, ठीक है। प्रोफेशन में क्या होता है
हम अपने प्रोफेशनल स्किल्स को यूज करके स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द पब्लिक। ठीक है ना, एक लॉयर है, वो लॉयर अपने स्किल को यूज करके आपको लॉ की जो भी आपके मैटर में ज़रूरत है, लॉ के बारे में जानकारी चाहिए या आपका जो भी केस लड़ना है उससे लड़ता है, उसमें अपने स्किल को यूज करता है। एम्प्लॉयमेंट में जो नेचर ऑफ वर्क है उसमें आपको वो सारे काम करने पड़ते हैं जिन्हें आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। यानी जॉब को में आपको बताया जाता है कि किसी पर्टिकुलर जॉब में आपको क्या क्या काम करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। इसके बाद यदि हम देखें क्वालिफिकेशन, तो बिजनेस करने के लिए कोई विशेष क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो है बिजनेस कर सकता है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बिजनेस कर सकता है, उसमें क्वालिफिकेशन की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोफेशन के लिए आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए होता है जो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को करने के लिए रिक्वायर्ड है। यदि ये डॉक्टर आपको बनना है तो आपको MBBS की डिग्री लेनी पड़ेगी। चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो CA इंस्टीट्यूट का जो एग्ज़ाम होता है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। यदि आपको लॉयर बनना है, वकील बनना है, तो इस केस में आपको बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और ये रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब आप LLB की डिग्री कंप्लीट करोगे। तो प्रोफेशन में कुछ स्पेशल टेक्निकल स्टडीज की आवश्यकता होती है, कुछ स्पेशल डिग्रीज की आवश्यकता होती है। एम्प्लॉयमेंट में भी निर्भर करता है कि जॉब का नेचर कैसा है। ठीक है ना, जॉब के नेचर के अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। जैसे यदि आप एक प्यून को देख लें या फिर एक नॉर्मल सफाई कर्मचारी को देख लें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, 5वीं पास भी होगा तो उसे वो जॉब मिल जाएगी। लेकिन एक टीचर को यदि जॉब करना है तो उसको MSc या फिर MBA MCom करना पड़ेगा, B.Ed की डिग्री चाहिए होगी, तब वो पढ़ा सकता है ना। तो एम्प्लॉयमेंट में जैसा जॉब होता है वैसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। ये निर्भर करता है कि जॉब कैसा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। रिवार्ड और रिटर्न, बिजनेस में जो इनकम होती है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है ना, बिजनेस में जो इनकम होती है उसे हम प्रॉफिट या अर्निंग कहते हैं। प्रोफेशन के केस में हमें अर्निंग कहाँ से होती है? प्रोफेशनल फीस के माध्यम से। यानी हम जो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं उनके बदले हमें जो फीस मिलती है उसके माध्यम से अर्निंग होती है प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट में जो अर्निंग है वो सैलरी या वेजेज के फॉर्म में होती है। ठीक है ना, जब मजदूर लेवल का आदमी कोई मजदूरी वाला काम करता है, जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर, तो उनको उनके काम के बदले जो पैसे दिए जाते हैं उसे वेजेज हम कहते हैं, मजदूरी। ठीक है ना, और जब कोई क्वालिफाइड पर्सन कोई जॉब करता है और उस जॉब के बदले में उसे जो पैसा दिया जाता है उसे कहा जाता है सैलरी। ठीक है ना, तो सैलरी और वेजेज में थोड़ा सा अंतर है। वेजेज मजदूरी, सैलरी यानी कि तनख्वाह या फिर आप कह सकते हैं तनख्वाह ही कह लीजिए, दूसरा वर्ड अभी जबान पे नहीं आ रहा है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के केस में हमें कैपिटल काफ़ी मात्रा में इन्वेस्ट करना पड़ता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? इनिशियल मनी विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। ठीक है ना, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें काफ़ी पैसे शुरू में चाहिए होते हैं, काफ़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? बिजनेस को करने के लिए पहले आपको एक शॉप चाहिए,
उस शॉप को आप जो है थोड़ा डेकोरेट करेंगे, वहाँ फर्नीचर लगाएंगे, फिक्सचर्स लगाएंगे। उसके बाद उसमें आप तमाम तरीके के प्रोडक्ट जो आपको बेचने हैं उन प्रोडक्ट को लाकर आप दुकान में रखते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद सेलिंग करना आप स्टार्ट करते हैं, और जब आप सेल करते हैं तब आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इनिशियल लेवल पे आपको क्या करना पड़ा, सबसे पहले आपको शॉप चाहिए। उसके बाद शॉप को आपको फर्निश्ड करना पड़ेगा, उसे डेकोरेट करना पड़ेगा, और उसके बाद उसमें प्रोडक्ट या सर्विसेज को आपको एक्वायर करके रखना पड़ेगा, तब जाकर आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। तो इसलिए इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। प्रोफेशन के केस में कैपिटल रिक्वायरमेंट होती तो है, लेकिन ये लिमिटेड होती है। जैसे यदि एक डॉक्टर को क्लिनिक खोलना है तो क्लिनिक खोलने के लिए उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे वो अपना क्लिनिक खोल सके, और थोड़ा बहुत उसे अपना सेटअप लगाने के लिए कुछ फर्नीचर्स वगैरह लगाने पड़ेंगे और उसका प्रोफेशन चालू हो जाएगा। यदि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसे भी एक ऑफिस चाहिए जहाँ पे वो 2-4 कंप्यूटर लगाएगा, अपने स्टाफ को बैठाएगा और उसका प्रोफेशन का काम चालू हो जाएगा। एक लॉयर है, लॉयर को भी एक रूम, थोड़े फर्नीचर और कुछ लॉ की बुक्स चाहिए, इसके बाद उसका प्रोफेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोफेशन में भी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस की तुलना में काफ़ी कम होती है। एम्प्लॉयमेंट के केस में किसी भी तरीके की कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि आप दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है वो आपका एम्प्लॉयर करता है। जिसने आपको नौकरी पे रखा है वो व्यक्ति अपने ऑर्गेनाइजेशन का सारा सेटअप करता है। आपको क्या करना है, केवल वहाँ जाना है, अपनी सर्विसेज देनी है और वापस चले आना है, ठीक है ना। इसलिए एम्प्लॉयमेंट में, नौकरी में किसी तरीके का कैपिटल इन्वेस्टमेंट जनरली नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद रिस्क फैक्टर यदि देखें तो बिजनेस में रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। रिस्क क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि हम जो बिजनेस करने जाते हैं उसमें हम इनिशियली एक लार्ज सम ऑफ अमाउंट, एक लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो हमने मनी एक्वायर किया है, जो पैसा हमने इकट्ठा किया है, उस पैसे पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, ठीक है ना। और तमाम तरीके के खर्चे बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट होते ही चालू हो जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ का हमने बिजनेस स्टार्ट किया है वो बिजनेस एकदम तुरंत ही रन करना चालू कर दे, लोग प्रोडक्ट या सर्विसेज को तुरंत बाई करना चालू कर दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बिजनेस में रिस्क फैक्टर ये होता है कि हमने जिस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट किया है, यदि वो बिजनेस सही तरीके से चलता है तब तो हमें अर्निंग होती है, अर्निंग में से हम खर्चों को पूरा करते हैं, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। लेकिन इस केस में ये भी हो सकता है कि हमने जो माल बेचा उससे हमें जो रेवेन्यू या अर्निंग हुई, ठीक है ना, उस वो अर्निंग इतनी ज़्यादा ना हो जिससे हमारे खर्चे पूरे हो पाएँ, हमारी अर्निंग कम हो और खर्चे ज़्यादा हो। तो इस केस में हमें लॉस बियर करना पड़ता है, ठीक है ना। और बिजनेस का इन्वायरमेंट काफ़ी कठिन होता है, हमें कंपटीशन फेस करना पड़ता है। हम जो प्रोडक्ट और सर्विसेज रखते हैं अपने शॉप में, यदि वो ग्राहकों को पसंद आएंगी तब तो बिकेंगी, नहीं पसंद आएंगी तो नहीं बिकेंगी। तो ये निर्भर करता है कस्टमर के टेस्ट पर, कस्टमर के रिक्वायरमेंट पर कि हम जो चीज़ें बेच रहे हैं वो कंज्यूमर या कस्टमर के अकॉर्डिंग है कि नहीं। यदि कस्टमर उसे एक्सेप्ट करता है तब तो आपको प्रॉफिट होगा। यदि कस्टमर आपके द्वारा बेचे जाने वाली चीज़ों को
जिसे आप सेल कर रहे हो अपने बिजनेस में, उसे एक्सेप्ट नहीं करता है तो उस केस में आपको लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। और भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। तो बिजनेस में रिस्क जो है कभी भी हाई होता है। प्रोफेशन में रिस्क थोड़ा बहुत तो होता ही है कि जो प्रोफेशन हम करने जा रहे हैं वो हमारा जो सर्विस है लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, लोग हमें हायर करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सारी थोड़ी बहुत रिस्क प्रोफेशन में भी होती हैं। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रिस्क फ्री एक्टिविटी है, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट में रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि यहाँ पे आप दूसरों के लिए काम करते हैं और आपके वर्क की वजह से जो भी इफेक्ट है, जो भी प्रॉफिट होना है या लॉस होना है, वो सामने वाला व्यक्ति बियर करता है जो आपको नौकरी पे रखा है। आप सामान्य तौर पे जाओगे, वर्क करोगे, आपको आपकी सैलरी मिल जानी है, ठीक है ना। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट में जनरली रिस्क फैक्टर नॉमिनल होता है या नहीं के बराबर होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखें ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि इन एक्टिविटीज़ को यदि आप कर रहे हैं तो इससे आप किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन के केस में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रोफेशन करने के लिए जो स्किल चाहिए वो केवल और केवल आपके अंदर है। आप अपने प्रोफेशन को किसी और को दे दें तो ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति भी उसे उसी तरीके से चला पाए। इवन उसने वो टेक्निकल स्किल गेन की हुई हो लेकिन फिर भी वो उसी तरीके से उस प्रोफेशन को चला पाए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट में भी आप अपनी नौकरी किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के केस में इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, जबकि बिजनेस के केस में आप अपने बिजनेस को किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आप यदि एक बिजनेसमैन हैं, आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो आप अपने बिजनेस को अपने बच्चों को सौंप सकते हैं, ठीक है ना, अपने बेटे को सौंप सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है, लेकिन प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि एक गाइडलाइन जिसके आधार पे कोई काम किया जाता है। तो बिजनेस के लिए सामान्य तौर पे कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाया हुआ है जिसे फॉलो करना पड़ता हो, ठीक है ना। लेकिन प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के केस में कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे प्रोफेशन के केस में आप जिस भी प्रोफेशनल बॉडी से जुड़े हुए हैं, हर प्रोफेशन के लिए एक सेपरेट बॉडीज बनी हुई है जो उस प्रोफेशन में काम करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, एक गाइडलाइन बनाती है कि किस तरीके से उसे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, किस तरीके से उसे काम करना है। जैसे एक लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइन बनाई हुई हैं, उसी के अकॉर्डिंग लॉयर है वो अपने वर्क को करते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया नाम की एक संस्था है जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है और उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए ही किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना वर्क करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसी संस्थाएं हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाती हैं। तो प्रोफेशनल पर्सन्स को, प्रोफेशन में काम करने वाले व्यक्ति को इन कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। तो बिजनेस में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं और उस कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग ही लोगों को काम करना पड़ता है। और एम्प्लॉयमेंट के केस में भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं वो, लेकिन इतने ज़्यादा रिजिड नहीं होते हैं जितने प्रोफेशन के केस में होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे निर्भर करता है कि आपका जॉब
का नेचर कैसा है। जॉब के नेचर के अकॉर्डिंग आपका कोड ऑफ कंडक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक कंपैरिजन या डिफरेंस था बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। आई होप आपने बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा और इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में भी अच्छे से समझ लिया होगा। अब जो हमारा मेन मैटर है बिजनेस के बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।